ऑडियो बुक वांग्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 1 पार्ट 39 सांस्कृतिक गौरव अक्षुण है, अक्षुण ही रहेगा। राजा की हार हुई। वह दुश्मनों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए भाग निकला, पर दुश्मन भी उसे छोड़ने वाले कहाँ थे। उन्होंने भी नरेश का पीछा किया। शत्रुओं से अपनी जान बचाने के लिए सम्राट एक मकान में घुस गया। पीछे पीछे विद्रोही भी वहां आए, पर यह क्या, कमरे में प्रवेश करते ही राजा मानो योगियों की भांति अदृश्य हो गया। शत्रुओं ने इमारत का चप्पा चप्पा छान मारा, किंतु सम्राट का कोई पता न चला, जैसे कमरा जादुई हो और उसमें पांव रखते ही वह आंखों से ओझल। प्रस्तुत पंक्तियां किसी तिलस्मी उपन्यास अथवा जासूसी फिल्म का अंश नहीं, वरन एक सच्ची घटना है। बात सन 1651 की है और संबंध व्यक्ति इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय थे। घटना के अनेकों वर्ष बाद जब पुरातत्ववेत्ताओं ने वारविकशायर स्थित उस मकान का गहन व सूक्ष्म परीक्षण किया, तो चार्ल्स के गायब होने का रहस्य खुल गया। वस्तुतः उस मकान में एक ऐसा तहखाना था जिसे ढूंढ निकालना असंभव नहीं तो टेढ़ी खीर अवश्य था। आज से 4 दशक पूर्व भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों के पुरातत्व विभागों ने अपने यहाँ ऐसे ढेरों स्थान मकान ढूंढ निकाले जिनकी संरचना तिलिस्मी उपन्यासों जैसी थी। उन्हीं के समान रहस्यमय सीढ़ियां, न देखने वाले कमरे, उनमें लगे उपकरणों के विचित्र कारनामे, सब कुछ अचंभे से भरा हुआ। लेसिस्टरशायर में 500 वर्ष पुराने एक ऐसे ही मकान का पता अभी हाल में चला है, जिसकी बनावट ऐसी है कि उसे तिलस्मी की संज्ञा दी जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। यह मध्य युग का समय था, पर इसके बहुत समय पूर्व से ही यह विज्ञान लुप्त होने लगा और 19वीं सदी का प्रारंभ आते आते इसका लगभग पूर्ण लोप हो गया। इसके उपरांत यह तिलस्मी उपन्यासों और कहानियों के रूप में पुस्तकीय चर्चा का विषय भर बन गया। देवकी नंदन खत्री और दुर्गा प्रसाद खत्री के उपन्यासों भूतनाथ, काजल की कोठरी, रोहतास मठ आदि में इसी की झलक झांकी मिलती है। इनमें वर्णित असली से लगने वाले नकली शेर, 12 सिंगे, हंस जैसे कितने ही स्वचालित खिलौनों का पश्चिमी देशों द्वारा वर्तमान समय में निर्माण का उल्लेख एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका भाग 15 में मिलता है। लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में एक यंत्र शेर है, जिसे एक व्यक्ति को अपने नीचे दबाए हुए दिखाया गया है। यंत्र में संयुक्त मूठ को जब घुमाया जाता है
तो वह शेर की ही भांति दहाड़ता है और उसी के साथ व्यक्ति की बाहें भी हरकत में आ जाती हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक ऐसा यंत्र मानव बनाया है जो एक कमरे से निकलकर गलियारे में से गुजरता हुआ दूसरे कमरे में प्रवेश कर उसे सुव्यवस्थित करता है और पुनः अपने पूर्व कमरे में लौट आता है। वैसे अब तो इससे भी विकसित किस्म के रोबोट तैयार कर लिए गए हैं जो अग्नि से जुड़े उपकरणों तथा विमान चलाने से लेकर दूसरे ग्रहों में कामकाज करने की क्षमता रखते हैं। इस दृष्टि से उक्त तिलस्मी उपन्यासों में वर्णित जानवरों, तलवार चलाते सैनिकों, शतरंज खेलती पुतलियों, असली होने का भ्रम पैदा करने वाली महिलाओं एवं उनके करतबों तथा अन्यान्य ऐसे ही आश्चर्य में डालने वाले करिश्मों को कपोल कल्पना मात्र कहकर नहीं टाला जा सकता। यह हमारे प्राचीन विकसित पदार्थ विज्ञान के जीवाश्म (फॉसिल्स) हैं और जीवाश्म को जुठलाया कैसे जा सकता है। उनके आकार, प्रकार और उभार से बहुत कुछ लुप्त जंतु की आकृति प्रकृति का अनुमान लग जाता है। वेद ऐसे ही प्रामाणिक ग्रंथ हैं जो हमारे प्राचीन विकसित विज्ञान के विश्वसनीय साक्ष्य हैं। वेद शब्द विद धातु से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इस संसार में ज्ञान विज्ञान की जितनी भी धाराएं हैं सभी का मूल उद्गम वेद ही है। वैसे भी वेद ऋग्वेद को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। श्रीमद् भागवत 12/17/47 के अनुसार आरंभ में वेद ऋक के रूप में एक ही था, किंतु द्वापर के अंत में समय और परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए कृष्ण द्वैपायन व्यास ने उसे ऋक, यजु, साम और अथर्व 4 भागों में बांट दिया। इस प्रकार एक ही ज्ञानागार के 4 खंड हो गए और संप्रति हम उन्हीं की विभिन्न धाराओं को ज्ञान एवं विज्ञान के रूप में पढ़ते, सुनते और देखते हैं। मूर्धन्य मनीषी केशव पटवर्धन अपने शोधपूर्ण ग्रंथ ऋषियों के विज्ञान की श्रेष्ठता के प्रस्ताव में लिखते हैं कि वैदिक ग्रंथों में निर्देशित वैज्ञानिक निष्कर्षों को हम किसी भी भाषा में निरूपित करें, यदि वे आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से संगति और साम्य रखते हैं तो हमें इस बात को स्वीकारने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए कि कई हजार वर्ष पूर्व हमारे प्राचीन ऋषियों का इन नियमों और सिद्धांतों का संपूर्ण ज्ञान अवश्य था। शंका और संदेह की गुंजाइश तब और खत्म हो जाती है जब विज्ञान के विकास को इंगित करने वाले सैकड़ों हजारों की संख्या में वाक्य प्राचीन साहित्य में देखने को मिल जाते हैं। इसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता। कणाद प्रणीत वैशेषिक दर्शन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परमाणु विज्ञान में उन्हें महारत हासिल थी। अतः
यदि उन्हें विज्ञान की इस विद्या का जनक कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। भारद्वाज रचित भारद्वाज संहिता में विज्ञान की अनेक धाराओं का वर्णन आता है, जिसमें वैमानिकी विषय को विशेष प्रमुखता दी गई है। शूल्ब सूत्र में पदार्थ विज्ञान की विभिन्न शाखा प्रशाखाओं का विशद वर्णन था, पर अब यह शास्त्र प्रायः अप्राप्य है। मात्र यजुर्वेद का कात्यायन शूल्ब सूत्र ही संप्रति उपलब्ध है, जिसमें ज्यामिति शास्त्र का विस्तृत उल्लेख है। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद में शस्त्रास्त्रों आग्नेयास्त्रों के निर्माण प्रक्रिया की चर्चा है। एक आख्यान के अनुसार महाभारत युद्ध में महाराजा अम्बरीश के पास एक ऐसा शस्त्र था जिसके प्रहार से एक अक्षौहिणी सेना का संहार करके शस्त्र सुरक्षित उसके पास वापस आ जाता था। आज इसकी तुलना परमाणु बमों से की जा सकती है, पर फिर आज का विज्ञान तब के विज्ञान के सदस्य विकसित नहीं माना जा सकता, क्योंकि आज के बमों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। उसके बाद वे नष्ट हो जाते हैं, जबकि प्राचीन शस्त्रों की विशेषता थी कि उन्हें अनेकानेक बार काम में लाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त प्राचीन साहित्यों में क्राकिक, चित्राग्नि तथा स्वाति जैसे अनेक विलक्षण यंत्रों का वर्णन आता है। क्राकिक में यह विशेषता थी कि व्यक्ति की एक बूंद रक्त से ही वह उसका पूरा चित्र प्रस्तुत कर देता था। चित्राग्नि वर्तमान टेलीविजन के समान क्रिस्टल बॉल जैसा उपकरण था, जबकि स्वाति यंत्र की विशिष्टता यह थी कि वह वर्षों पूर्वे कहे शब्दों को वायुमंडल से पकड़कर पुनः संप्रेषित कर सकता था। इसके साथ ही चालक रहित मोटरों की भांति तीव्र गति से जमीन पर चलने वाले रथों ऋग्वेद 6/66/7, यजुर्वेद 1/8 तथा अति वेगवान विमानों ऋग्वेद 1/116/34 एंड 1/37/1 की भी स्थान स्थान पर चर्चा मिलती है। भोज प्रबंध ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राजा भोज के पास काष्ठ का एक ऐसा अश्व था जिसकी गति एक घड़ी में 11 कोस थी। धम्मपद ग्रंथ में एक ऐसे ही यंत्र का वर्णन आता है। कथा है कि कौशाम्बी नरेश उदयन की उज्जयिनी नरेश प्रचंड प्रद्योत से शत्रुता थी। प्रद्योत ने उन्हें बंदी बनाने के लिए एक हस्ती यंत्र तैयार किया जो हाथी के ही समान चल फिर सकता था। प्रद्योत ने इस लकड़ी के हाथी को उदयन के वन में छोड़ दिया। उदयन को जब इस श्वेत हाथी के बारे में पता चला तो देखने गए, जहां उन्हें यंत्र ने पकड़ लिया। गया चिंतामणि नामक पुस्तक में मयूर आकृति वाले विमान तथा वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड में पुष्पक विमानों का वर्णन मिलता है। ये सभी साक्ष्य यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं
कि हमारा पुरातन विज्ञान अध्यात्म विज्ञान के साथ साथ अत्यंत विकसित स्थिति में था। इस आत्म गौरव को विस्मृति के गर्त में डालकर हम अपनी आज की स्थिति का रोना रोते हैं, तो प्रकारांतर से यह तथ्य सही ही प्रमाणित होता है कि जो पूर्वजों के गौरव की मात्र दुहाई ही देता रहेगा, उसे काल की प्रबल चाल उपेक्षित कर पीछे छोड़ देगी। हमारी अपनी सांस्कृतिक धरोहर आर्ष ग्रंथों में निहित है एवं वह उपार्जन, उपभोग, सदुपयोग, सुनियोजन, कौशल व सामर्थ्य अर्जन सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन कर सकती है। मार्गदर्शन हम आत्मिकी से लें, किंतु परिस्थितियों को नहीं, मनःस्थिति को बदलने वाले प्रतिपादनों को विज्ञान सम्मत सिद्ध कर विश्व मानवता के समक्ष रखें। यही समय की मांग है। सारे विश्व की आंखें टकटकी लगाए भारतवर्ष को ही देख रही हैं। जब भौतिकी का हमारा पूरा तन गौरव आज के पश्चिम जगत की तुलना में कहीं अधिक वजनदार सिद्ध होता है, तो आत्मिकी का, अध्यात्म विज्ञान का तो कहना ही क्या। गौरव की याद मात्र न कर उसे परिस्थितियों के अनुरूप सत्यापित कर दिखाएं, तो सारा विश्व भारत का अनुकरण करता दिख पड़ेगा। पार्ट 39 विभाग ए ऑफ चैप्टर 1 समाप्त।